से कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए, कौन से कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। दिल से एहसास से, दिल से एहसास से, भाव से जज्बात से, शब्द शब्द ढल गए, गजल गीत सजे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। गीत को उगते हुए सूरज सरीखे छंद दो, गीत को उगते हुए सूरज सरीखे छंद दो। शौर्य को फिर शत्रु की हुंकार का अनुबंध दो। प्राण रहते तो न देंगे भूमि तिल भर देश की। प्राण रहते तो न देंगे भूमि तिल भर देश की। फिर भुजाओं को नए संकल्प रक्षा बंध दो। फिर भुजाओं को नए संकल्प रक्षा बंध दो। संकल्प रक्षा बंध दो। उत्तराखंड की देवभूमि कुमाऊं से अनेक मूर्धन्य साहित्यकारों ने जन्म लेकर भारत देश के साहित्य को उपकृत किया है। छायावाद के सुप्रसिद्ध हस्ताक्षर कविवर सुमित्रा नंदन पंत, साहित्यकार गोविंद वल्लभ पंत, हिमांशु जोशी, इला चंद्र जोशी और शैलेश मटियानी की जन्मस्थली रही कुमाऊं की धरती। यहाँ की सुरम्य शांत वादियाँ लेखक की सोच को अधिक परिष्कृत करती रही हैं और प्राकृतिक छटाओं ने लेखक की सोच को विस्तार देने के लिए एक नई उर्वरा जमीन तैयार की है। 14 अक्टूबर सन 1931 को अल्मोड़ा जनपद के मौजा बाड़े छीना पट्टी तला लखनपुर के एक किसान परिवार में हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म हुआ। पिता का नाम बिशन सिंह मटियानी और माता का नाम लक्ष्मी देवी था। शैलेश मटियानी को बचपन में नाम दिया गया रमेश। प्राकृतिक सौंदर्य के चितेरे बालक रमेश के मन पर जिस दूसरी चीज का सर्वाधिक व्यापक गहरा प्रभाव पड़ा वो था कुमाऊं का धार्मिक परिवेश। मटियानी के साहित्य में आंचलिकता की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा के मटियानी एक सशक्त हस्ताक्षर बनकर उभरे। स्थानीय बोली, भाषा, परिवेश, वातावरण, देश काल का प्रभावी एवं लाक्षणिक वर्णन आपके साहित्य में उभर कर आता है। आपकी कहानी छोटा सा आकाश के एक पात्र बसंत लाल का रामकली से ये कहना, इंसान जब हमारी पहुंच से दूर चला जाता है रामकली, उसके सारे गुण अवगुण
सभी सामने आते हैं, अपने भी। जब तुम ये घर छोड़कर जा चुकी ना, बाद में अरसा गुजरा होगा, रात को अचानक नींद टूट जावे तो ससुरी बड़ी देर तक आने ना। ये पुरुष के मनुहार का अद्भुत जीवन चित्रण दर्शाता है। इसी कहानी के दूसरे प्रसंग में लेखक पाठकों को जीवन की कड़वी सच्चाई से कुछ यूं रूबरू कराता है। अरे गांठ हो तो आईने के सामने खोलने की सी तसल्ली रहती है। जल तो एक जात का होता है, मगर जी उसमें हजारों जात के देख लो, और फिर जिंदगी तो कुत्ते तुम भौंकते रहो, हाथी तू चलता रहे से ही काटी जाती है। मटियानी जी ने पहली बार अपने बारे में खुलकर लिखा। अपने कहानी संग्रह मेरी 33 कहानियां में जो 1961 में प्रकाशित हुआ था, लेखकों की गुटबाजी और कैंपवाद से दूर मटियानी अपने लेखन में मशगूल रहे। उनके कथा शिल्प की चर्चा करते हुए हिंदी के सुप्रसिद्ध नवगीतकार डॉक्टर माहेश्वर तिवारी। शैलेश मटियानी हिंदी कथा के ऐसे रचनाकारों में हैं जिन्होंने, कुछ लोगों का तो ये मानना है कि नई कहानी की शुरुआत जो है वो शैलेश मटियानी ने ही की, लेकिन हम लोगों का ये मानना है कि शैलेश मटियानी नई कहानी का जो ये त्रिकोण था, कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजन यादव का, उससे अलग हट करके शैलेश मटियानी ने अपने कथा का विन्यास किया। और ख़ास तौर से ये जो यथार्थवादी चिंतन था प्रेमचंद का, या बाद में रेणुवाद का, तो एक उस दृष्टि से शैलेश मटियानी हमारे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं कि उनकी रचनाओं में पहाड़ के लोग, पहाड़ों की जीवन का संघर्ष वह भी व्यंजित होता है, और दूसरे भी आम आदमी के जीवन के त्रासदियों को उन्होंने अपनी कथा का विषय बनाया। नई कहानी में कहीं न कहीं से वो व्यक्तिवादी होती चली गई नई कहानी, और रचनाकार के आसपास ही घूमती रही। शैलेश मटियानी ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने कहानी को निजता से बाहर निकाला, और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कहानी में कथा रस सूखता चला जा रहा था नई कहानी और नए प्रयोगों के माध्यम से, वो कथा रस हमें शैलेश मटियानी की कहानियों में मिलता है। और एक चिंतन की अंतर्धारा, एक वैचारिक अंतर्धारा से लैस वो कथाकार थे। शैलेश मटियानी का होना, उनकी रचनाओं से होकर के गुजरना भारतीय समाज के उस समय के जीवन को पढ़ने जैसा है। मैं शैलेश मटियानी को एक महत्वपूर्ण रचनाकार मानता हूँ अपनी पीढ़ी का, जिनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। शैलेश मटियानी अपने आप में एक स्वतंत्र चिंतन के रचनाकार थे, कहानियों की बनावट, और उन्होंने बड़े मोटे मोटे उपन्यास लिखे हैं। मोटे उपन्यासों की परंपरा बाद में शुरू हुई। शैलेश मटियानी जी जो हैं उन्होंने कथा का विस्तार किया है, और वो पठनीय उपन्यास हैं। मोटी किताब आज कोई नहीं पढ़ना चाहता है, चाहे वो कहानी की ही किताब, उपन्यास ही क्यों ना हो। वो शैलेश जी की भाषा, उनका शिल्प, कथा की बनावट का ऐसा महत्वपूर्ण है कि वो अपने पाठक को बांधता है। अपने सपनों को नई राह सुझा देता मैं, अधर तराशती तृषा तो बुझा देता मैं, जिसमें आषाढ़ की घटा सा प्यार घुमड़ा है, जो अपनी ओर वो आकाश झुका लेता मैं, जो अपनी ओर वो आकाश झुका लेता मैं। उन दिनों इलाहाबाद प्रगतिशील लेखकों का गढ़ बना हुआ था। धर्मवीर भारती जैसे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार भी नवोन्मेष लेखकों के प्रेरणा स्रोत बने हुए थे। तब मैं और मेरी रचना प्रक्रिया में आत्मकथ्य प्रकट करते हुए
मटियानी जी ने लिखा, लेखक और व्यक्ति के नाते मेरा अब तक का जीवन संघर्षपूर्ण रहा है। इतना संघर्षपूर्ण कि सिर्फ दो ही संभावनाएं थीं। पहली ये कि मैं संघर्षों से तिल तिल टूटकर छितराकर समाप्त हो जाता। दूसरी ये कि जितना कटु प्रखर जीवन मुझे जीना पड़ा वो साहित्यकार बनने की दिशा में मेरे लिए एक वरदान सिद्ध हो। मैं सोचता हूं कि हिंदी में मुझ जैसे संघर्षजीवी साहित्यकार और बहुत से होंगे, और कभी कभी संघर्ष के क्षण, विपदा और विडंबनाओं के क्षण एक जैसे बवंडर की तरह जीवन में आते हैं कि आस्था और अस्तित्व के वटवृक्ष की जड़ें उखड़ती सी लगती हैं। और यदि वटवृक्ष अंदर से खोखला हो, यानी लेखक में अटूट आत्मबल, अडिग और आस्था ना हो, तो बवंडर उसे उखाड़ ले जाता है। नाव जब धार में बुरी तरह भंवरा जाए और पतवार थपेड़ों को न बहरा पाए, उस समय याद तुम्हारी यों सहारा दे दे, उस समय याद तुम्हारी यों सहारा दे दे, मधुर सपन जोड़ी नींद को ठहरा जाए, मधुर सपन जो उड़ी नींद को ठहरा जाए, ठहरा जाए। मटियानी के जीवन में 12वां वर्ष दुर्भाग्य लेकर आया जब माता पिता का साया सिर से उठ गया। दिनचर्या में सुबह उठकर नौल में पानी भरने जाना, गाय भैंस से धोना, गोटों की सफाई करना, सौल खेत और वनों की ओर निकल जाना, लौटते वक्त घास या लकड़ी का गट्ठर सिर पर होता। परिवार में मटियानी के एक छोटा भाई और बहन थे। दादा दादी के असीम प्यार ने कभी तंगी का एहसास नहीं होने दिया। ऊंची उड़ान के सपने बचपन से ही मटियानी की आंखों में उमड़ने घुमड़ने लगे। कभी महाभारत पढ़ते हुए अर्जुन से भी पराक्रमी धनुर्धर बनने का स्वप्न, रावण कंस जैसे दुर्दांत आतताइयों को युद्ध में जीतने का स्वप्न, गायें बकरियां चराते समय समृद्ध किसान बनने का स्वप्न। बाड़े छीना से ही मिडिल की परीक्षा आपने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, तो ये जानकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उस परीक्षा में सिर्फ आप ही उत्तीर्ण हुए थे। घरेलू परेशानियों में उलझे शैलेश मटियानी ने सन 1950 में कविताएं, कहानियां लिखना आरंभ किया। अमर कहानी और रंगमहल के संपादक आचार्य ओम प्रकाश गुप्ता ने मटियानी की प्राथमिक कहानियों को छापते हुए आपको प्रोत्साहित किया। 1951 में आपने अल्मोड़ा शहर छोड़ दिया। दिल्ली पहुंचकर 40 रुपए महीने की नौकरी की, मगर प्रयाग की साहित्य उर्वरा धरती इन्हें इलाहाबाद ले आई। मगर इस बीच इलाहाबाद जाने के लिए पैसे जुटाने की खातिर रंगमहल के लिए दोराहा उपन्यास मात्र 3 दिनों में पूरा कर लिया। इलाहाबाद में भी शमशेर बहादुर सिंह इनके प्रेरणा स्रोत बने। इलाहाबाद के बाद आप मुंबई कूच कर गए तो फुटपाथों से श्रम करते हुए जीने की दिशा दृष्टि मिली। 1967 में आपने रचनात्मक अभिव्यक्ति की महत्ता पर जोर देते हुए एक अर्धवार्षिक पत्रिका विकल्प का संपादन किया। मटियानी जी मूलतः कथाकार थे। सुप्रसिद्ध गीतकार श्री किशन सरोज के अनुसार शैलेश मटियानी जी के विषय में कहूँ, गद्य के बारे में ये कहा जा सकता है कि गद्य 2 रूपों में होती है। एक तो गद्य
जो सिर्फ गद्य भी हो सकती है, लेकिन कभी कभी कहा जाता है कि गद्य ऐसी होती है कि जो मन को चीरती हुई आदमी के भीतर चली जाती है, मन को छूने वाली। शैलेश मटियानी जी कथाकार के रूप में और उनकी गद्य संस्मरण जो कुछ भी उन्होंने लिखा वो अद्भुत लिखा है। और मैं तो सारे हिंदी प्रेमियों से कहूँगा कि शैलेश जी का लिखा हुआ जो कुछ भी उन्हें मिले, जहाँ से भी प्राप्त हो, उसे पढ़ें तो आप मेरी जो मैं कह रहा हूँ उस बात को लगेगा कि मैंने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। और अंतिम समय में उनको एक व्याधि उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण वो बहुत कष्ट में रहते थे। तो मैंने उनके कानपुर के 2 लेखक हैं, उन्होंने एक विशेषांक उनके ऊपर निकाला था, वो मेरे पास आज भी है। और उसमें तो मुझे लगता है कि ये जितने भावुक और ये संवेदनशील जो हमारे साहित्य में लोग हुए हैं, उनमें से ये सबसे ऊंचे स्थान पर हैं शैलेश मटियानी जी। इन्हें मैं तो यही कहूँगा, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पढ़ें, कहीं नहीं मिले तब भी कोशिश करें, जब पता लगे कि शैलेश जी का लिखा हुआ कहाँ है तो उसे अवश्य पढ़ें। खंडित हुआ खुद ही स्वप्न तो नैन क्या आधार दे। खंडित हुआ खुद ही स्वप्न तो नैन क्या आधार दे। नक्षत्र टूटा स्वयं तो फिर गगन क्या आधार दे। जब स्वयं ममता तुम्हारी ही, जब स्वयं ममता तुम्हारी ही डस गई जो सर्प सी, तब कौन तपते भाल पर चंदन तिलक का साथ दे। तब कौन तपते भाल पर चंदन तिलक सा साथ दे। श्री शैलेश मटियानी ने पूरी तरह से लेखनी को ही आजीविका का स्रोत बना लिया था। उनकी पीढ़ी के 3 स्तंभ कथाकार निर्मल वर्मा, राजेंद्र यादव और मनोहर श्याम जोशी थे। कहानियों, उपन्यासों को लिखते समय उसी जमीन पर विस्तार दिया जिस परिवेश में उनका कथानक गढ़ा गया, वो चाहे पहाड़ी हो, मैदानी या पूर्वांचली। मुंबई में लगभग 8-9 वर्षों तक आपने उत्कृष्ट साहित्य की रचना की। नारकीय परिस्थितियों में जीवन जीने की अदम्य इच्छा के चलते फुटपाथों पर सोना गवारा कर लिया। राह पर पड़े रोटी के टुकड़ों को बीना, भिखारियों की पंगत में बैठे खून बेचा, श्री कृष्णपुरी हाउस में प्लेटें साफ करने का काम मिला। इन सब के बावजूद लेखक बनने का स्वप्न कभी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। श्री शैलेश मटियानी ने विकल्प के बाद जनपक्ष पत्रिका निकाली। ये मटियानी जी की नैतिक ईमानदारी ही थी कि विकल्प के पहले संपादकीय में वो स्पष्ट कर देते हैं कि पत्रिका का उद्देश्य आजीविका जुटाना है। सुधी आलोचकों ने उन्हें प्रेमचंद के बाद के श्रेष्ठ कथाकारों में गिना। कथा शिल्पी शैलेश मटियानी के साहित्य पर चर्चा करते हुए मुरादाबाद के साहित्य सेवी डॉक्टर अजय अनुपम, यद्यपि साहित्य को हम विधाओं में बांटते हैं, कविता, कहानी, गीत, उपन्यास, लेकिन साहित्य साहित्य होता है। शैलेश मटियानी जी, उनके उपन्यास मैंने यद्यपि काफ़ी पहले पढ़े, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे कोई एक व्यक्ति किसी चाय की दुकान या किसी गोश्त बेचने वाले के काम को लेकर एक उपन्यास लिख सकता है, एक कहानी लिख सकता है।
मूल रूप से शैलेश मटियानी जी ने अपने लेखन में पर्वतीय जीवन शैली का जो चित्रण किया है, जो पर्वतीय जीवन की दुरूहताएं हैं, जो उनकी कठिनाइयां हैं, उनमें मानवीय दृष्टिकोण से कैसे किसी एक बालक के मन पर अपने समाज की कष्टों और कठिनाइयों की जो छाप पड़ती है और उससे विकसित होकर वह बालक युवा काल में जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में व्यवहार करता है, इसका चित्रण मैंने सबसे पहले शैलेश मटियानी के उपन्यासों से जाना और मुझे लगा कि महज नागरिक जीवन की कहानियाँ, नागरिक जीवन की घटनाएं कहानी का विषय नहीं हो सकती। सामान्य रूप से जो मनुष्य का कर्म है, उसमें जो संवेदना है, उसे उभारने का काम साहित्य का होता है। हम कवि हों, कहानीकार हों, उपन्यासकार हों, गद्य लेखक हों, राजनीतिक क्षेत्र में लिखते हों, हमें संवेदना के साथ जुड़कर समाज को देखना होगा। और मेरी दृष्टि में शैलेश मटियानी जी ने जो यह काम किया, वो इसके पायनियर साहित्यकार थे। शैलेश जी के बाद संभवतः पर्वतीय जीवन का कथाओं में उस प्रकार से कोई दूसरा साहित्यकार इतना प्रभावपूर्ण चिंतन या प्रभावपूर्ण लेखन नहीं प्रस्तुत कर पाया है। यही कारण है कि आज भी शैलेश मटियानी हमारे साहित्यिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर बने हुए हैं और बने रहेंगे। होठ हंसते हैं मगर मन तो दहा जाता है। होठ हंसते हैं मगर मन तो दहा जाता है। सत्य को इस तरह सपनों से कहा जाता है। खुद ही सहने की जब सामर्थ्य नहीं रह जाती, खुद ही सहने की जब सामर्थ्य नहीं रह जाती, दर्द उस रोज अपनों से कहा जाता है। दर्द उस रोज अपनों से कहा जाता है। मटियानी जी की कहानियों में पारिवारिकता और दाम्पत्य संबंधों का अविस्मरणीय चित्रण हुआ है। इनमें सावित्री, कुतिया के फूल, शरण्य की ओर, छाक, सुहागिन, अर्धांगिनी, हरितिमा, असमर्थ, उत्तरापथ उल्लेखनीय हैं। उनकी कहानियों में भारतीय समाज का अंदरूनी दर्द का सोता सा फूट पड़ता दिखाई देता है। उनकी कहानियाँ आज की भ्रष्ट व्यवस्था पर पैना कटाक्ष करती हैं। कहानियों में प्रथा के नाम पर स्त्री शोषण और स्त्री विमर्श को लेखक ने पाठकों के अंतर्मन पर गहरे से उतार दिया है। नेताजी की चुटिया कहानी सांप्रदायिकता का मुखौटा लगाए लोगों का मुखौटा उतारने में सफल रही है। लेखन के साथ साथ मटियानी जी चाय के भी शौकीन थे। मटियानी जी का ये दोष कहिए या गुण, वो अपने मित्रों, शुभचिंतकों की जिन बातों को गलत समझते थे, उनका वो विरोध जरूर करते थे। खस्ता माली हालत के बावजूद मटियानी जी अपनी मेहमान नवाजी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते थे। मेहमान के लिए भोजन खुद बनाते थे। वे खुद तकलीफ में रहते थे, इसलिए दूसरों की तकलीफ भी समझते थे। अव्यवस्था जीवन भर बहुत व्यवस्थित ढंग से उनके यहाँ बनी रही। ऐसी विषम और जटिलतम स्थितियों में भी वे हाथों में बड़ी मजबूती से कलम थामे रहे। मटियानी जी के समग्र लेखन के पीछे उनके जीवन का अनुभव है। वो नितांत उनका अपना है, मौलिक है। उन्होंने पहाड़ के रोमांटिक रूप को तोड़कर उसके ऐसे यथार्थ को सामने रखा जहां गरीबी है, भूख है, शोषण है। उनकी पहाड़ी कहानियों में
जीवन और प्रकृति का संबंध घना और महीन गुथा हुआ है। उनके पात्र घटनाक्रम की जीवंतता को लेकर आगे बढ़ते हैं। हिंदी लेखकों की उपेक्षा की टीस मटियानी जी के हृदय में गहरी चुभती रही थी। शैलेश मटियानी के व्यक्तित्व का आद्योपांत आकलन करने पर हम उन्हें एक खुददार व्यक्ति के रूप में पाते हैं। मटियानी जी हमेशा प्रगतिशील एवं जनवादी पक्ष के लेखकों से संघर्ष करते रहे। वे हमेशा लेखक संघों की राजनीति के खिलाफ रहे। उनके लिए साहित्य एक लंबा तप और लंबी साधना थी। 24 अप्रैल सन 2001 की सुबह हिंदी साहित्य के इस यशस्वी लेखक का देहावसान हो गया। विलक्षण प्रतिभाएं रोज जन्म नहीं लेती। अब समय ही शैलेश मटियानी जैसी प्रतिभाओं का मूल्यांकन करेगा। अभय हो कर बहे गंगा, हमें विश्वास देना है। हिमालय को शहादत से धुला आकाश देना है। हमारी शांति प्रियता का नहीं है, अर्थ कायरता। हमारी शांति प्रियता का नहीं है, अर्थ कायरता। हमें फिर खून से लिख कर नया इतिहास देना है। हमें फिर खून से लिख कर नया इतिहास देना है। कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए, कौन सी कलम से लफ्ज लफ्ज रचे गए। दिल से एहसास से, दिल से एहसास से, भाव से जज्बात से शब्द शब्द ढल गए, गजल गीत सजे गए। कौन सी कलम